बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत वेलकम। आज 1 दिसंबर है, जी हाँ, आखिरी महीना, और 2025 जो है वो भी ऐसे ही बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा या बड़ी हम कह सकते हैं कि धमक के साथ जो है वो नहीं गुजरा है, बल्कि दिसंबर का महीना हो या इससे पहले गुजरे हुए जितने भी महीने हो वो ऐसे गुजर गए जैसे पता ही नहीं चला हो। वो कहते थे ना बड़े बूढ़े एक वक्त पर कि अब तो वक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। अब हम वो महसूस कर सकते हैं। अक्सर हम कह रहे थे ना रमज़ान आ गया, पता ही नहीं चला, दोबारा से रमज़ान आ गया। और यही वाला हाल है कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम इतनी जल्दी गुजरा है। आई होप जितना भी टाइम गुजरा है आपका अच्छा टाइम गुजरा होगा और आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा होगा। अब ये जो दिसंबर का, श्योर है? मैं श्योर नहीं हूँ, मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ कि आने वाले वक्त की मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकती। चलें, इसी उम्मीद के साथ हम आगाज़ भी कर लेते हैं। वैसे उम्मीद अच्छी जाहिर की जा रही है दिसंबर के महीने से, क्योंकि पहला हफ्ता जो है वो कहा जा रहा है कि सितारों के लिए अच्छा और खुशकिस्मत साबित हो सकता है। माहिरीन इल्मे नजूम ने इसकी पेशगोई कर दिया और इसके लिए ना एक बड़ी वो इस्तेमाल की जाती है, एक बड़ी कोट इस्तेमाल की जाती है कि क्योंकि मर्क्यूरी जो है ना वो रेट्रोग्रेड में है, इस वजह से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब बाकायदा तौर पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से निकल चुका है और अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। इस वजह से चंद सितारे आपके सामने रखते हैं, चंद बुर्ज आपके सामने रखते हैं जिनके लिए ये महीना अच्छा होने वाला है। पहला हमारा कौन सा महीना? बुर्ज जोजा है हमारा पहला, और इससे ताल्लुक रखने वाले अफराद जिस भी सिलसिले में परेशान थे तो वो मामला अब इंशाअल्लाह हल होने जा रहा है। उनके लिए आसानियां पैदा होने का इम्कान है और जो रुकावटें मुखालिफिन ने उनके लिए खड़ी की थी वो दूर हो सकेंगी। तो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि ऐसा इम्कान हो सकता है। अब इस वक्त माली मामलात में बेहतरी का इम्कान भी है और जो रकम किसी जगह ब्लॉक थी वो भी वापस आने का इम्कान है। तो ये अच्छा है। वैसे क्या बात है भाई, बहुत मुबारक हो बुर्ज जोजा वालों के लिए। लेकिन बुर्ज सरतान वाले जो है ना वो भी किसी से पीछे नहीं है, उनको भी अब अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिस भी मसले में काफ़ी दिनों से फंसे हुए थे, इंशाअल्लाह माहिरीन ये कह रहे हैं कि अब उससे निकलने का वक्त करीब आ गया है और जो रुकावट दूसरों की वजह से थी वो भी अब ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग अरसा दराज से किसी उम्मीद पर बैठे हुए थे कि उनकी उम्मीद बर आ जाएगी, वो भी आने के लिए तैयार हैं। और वो तमाम लोग जो जॉब्स करते हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर, उनके करियर्स के अंदर भी आसानी आ सकती है। और ये भी कहा जा रहा है, कुछ हद तक माहिरीन ये कह रहे हैं कि वो जो तबादला या जो प्रमोशन के इंतजार में थे ना वो भी हो सकता है। बड़ी अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं जी, बुर्ज असद की बात करते हैं, यानी कि लियो। ये ख्याल से आपका भी स्टार है? मेरा सरतान था, कैंसर। ओके। हाँ। मुझे आयशा ने थोड़ी देर पहले बताया, मैं फिर मिक्स कर गया। अच्छा जी, आयशा का कैंसर था जिसके बारे में हमने बात की। बुर्ज असद की बात करते हैं, जो कारोबारी हवाले से अच्छी खबरें इन लोगों को मिल सकती हैं और जिस तरफ भी कोई ऑफर आए उसको कबूल कर सकते हैं। इन दिनों औलाद के हवाले से बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है और उनकी सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखें। जिनकी औलाद है वो अपनी औलाद की चीज़ों पर, सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखें। तो ये एक अलर्ट है, माहिरीन ये बता रहे हैं कि आपने ये चीज़ें करनी है। बहरहाल जी, आगे बढ़ जाते हैं, बुर्ज सुंबुला की बात करते हैं, जिसके लिए जो बात मुमकिन नहीं थी वो अब इंशाअल्लाह मुमकिन हो पाएगी और वो काम भी अब आसान हो जाएगा जो कल तक उन्हें मुश्किल लग रहा था। वैसे अभी तक जितने स्टार्स का हमने बताया अच्छी खबरें हैं। तो अच्छी खबरें यही है ना कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से निकल गया। ये लिटरली हुआ है, यानी कि मर्क्यूरी जो है, जो एक हमारा प्लैनेट है अतारुद, वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिल जाता है। माहिरीन इल्मे नजूम के मुताबिक, मैं उसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जो उनकी खबर है वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिल जाता है, जिसकी वजह से सबकी ज़िंदगियों के अंदर या मुख्तलिफ जो बुर्ज हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। अच्छा, इन द एंड बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न के बारे में भी आपको बता देते हैं। उनके लिए खबर ये है कि ये हफ्ता काफ़ी मामलात में बेहतरियों के साथ आ रहा है और ये अफराद जिस मकसद के लिए भी कदम उठाएंगे उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। और जो लोग भी ज़िंदगी में रुकावटें खड़ी कर रहे थे वो खुद ब खुद भाग जाएंगे, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, भागना ही चाहिए। वैसे कर्ज वगैरह भी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि उनको बेहतरी मिल सकती है। अगर किसी को दिया हुआ है तो वो वापस मिल जाएगा, अगर किसी से लेना है तो वो आसानी से मिल जाएगा, वरना आजकल तो कर्ज भी आसानी से नहीं मिलता। छोटे मोटे सफ़र भी पेश आ सकते हैं कैप्रिकॉर्न वालों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये माहिरीन इल्मे नजूम बता रहे हैं और इकबाल की ज़बान में अगर हम कहें तो वो कहता है कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा। तो डेफिनेटली वो तमाम लोग जो इस पर बिलीव करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट खबर थी, और जो इस पर बिलीव नहीं करते, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए इसको पढ़ते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी एंटरटेनमेंट थी, एक अच्छी उम्मीद हम कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आगे आने वाला वक्त जो है ना उसके बारे में हमें खबर मिलती रहे, हम प्रिडिक्ट करते रहे, हमें पता चलता रहे कि हमारे सितारे, हमारी ज़िंदगी या इवन मौसम के बारे में भी कि मौसम कैसा रहेगा। तो अगली खबर में मौसम के बारे में मौसम बता देते हैं आपको कि किस तरह का रहेगा। और इस वक्त मौसम मुल्क भर में सर्द है और शिद्दत उसमें इजाफा हुआ है। स्कर्दू का पारा -11 तक गिर गया है।
गिलगित -7 है, स्टोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बलूचिस्तान की बात करें, कल्लात की बात करें तो वहाँ का दर्जा हरारत -6 और कोयटा का -4 तक आ गया है। केपी में दीर का पारा -3 और चित्राल का -2 रिकॉर्ड किया गया है। फिर लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें तो लाहौर का 7 है और इस्लामाबाद का 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो ठीक ठाक ठंड आ गई। ऐसी थोड़ी आपको फिर 2-2 ब्लैंकेट्स चाहिए होते हैं रात को सोने के लिए, बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाती है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बेहतरी है, या मुझे फील हो रहा है। अच्छा, मुझे नहीं लगा, मुझे तो सुबह आते हुए बहुत ही ठंड लग रही थी और मैं गाड़ी में सही मुझे था कि गाड़ी थोड़ी वार्म होनी। अच्छा, आर यू अ हीटर पर्सन या बगैर हीटर के? नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए होता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि हीटर बहुत ज्यादा चलना शुरू होना गाड़ी में हो या घर में तो ना दिल घबराना शुरू हो जाता है, तो उससे बेहतर होता है उसके लिए एहतियात भी करनी चाहिए, आप अपने आप को कवर कर लें। अच्छा जी, मकबूजा कश्मीर से भी आपको खबर दे देते हैं, जहाँ पर खज़ा खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं दरख्तों पर जो है ना, और ज़मीन पर पड़े जर्द पत्तों ने खूबसूरत मंजर तश्कील दे दिया, जो कि देखने वालों को खूबसूरत एहसास देते हैं। हमारी दुआ यह है कि इस खूबसूरत वादी में खज़ा के ऐसे हसीन रंग कायम रहे, लेकिन वादी को इंडिया के नाजायज़ कब्जे से आज़ादी की बहार देखना भी नसीब। आमीन, ये तो सुम आमीन इस पे कहना चाहिए। लेकिन ये जो रंग हम आपको दिखा रहे हैं बड़े खूबसूरत है। अच्छा, ये जो रंग है ना, पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाकों में, कश्मीर में जिस तरह हमने भी बात की है, इसके अलावा गिलगित वाली साइड पे बड़े खूबसूरत खज़ां के रंग होते हैं। इवन इस्लामाबाद में भी आपको इनकी झलक नजर आ रही होती है। इनको देख के वो याद आ जाता है, हुआ ख़ैमज़न कारवाने बहार, इरम बन गया दामने को सार। तो ये खूबसूरत रंग जो है, अल्लाह करे इसी तरह से बरकरार रहे। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में शदीद बारिशें हुई हैं, जिसके बाद वहाँ पर हमें तबाही नज़र आ रही है। शदीद बारिशों और तूफ़ान के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद अभी तक के इत्तलात के मुताबिक अनफॉर्चुनेटली मौत के मुंह में चले गए हैं और हज़ारों मकानात तबाह भी हो गए हैं। और इससे बड़ी तादाद में लोग आर्जी पनागाहों पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। ज़ाहिर लोगों के पास जो शेल्टर था वो छिन गया है। और पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल, हमें पता है, हम उस दर्द को, उस दुख को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हर साल तकरीबन इसी कर्ब से गुजरता है। और हमें पता है कि लोग जब बेघर हो जाते हैं, उनके खाने पीने का, उनकी बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आ जाती है। तो अल्लाह ताला इन लोगों के लिए भी आसानी करे। आगे बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट की एक और जिम्मेदारी भी होती है जानो माल की हिफाजत करना। तो जान की हिफाजत करना क्या वहाँ पर सूरत हाल है? ये हम कीमत कितनी है? कराची में एक अफसोसनाक वाकया गुज़श्ता शब पेश आया। गुलशन इकबाल पुल के करीब जब एक बच्चा रात गए खुले मैन होल में गिर गया। कई घंटे से तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उसको नहीं ढूंढा जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। भारी मशीनरी जो है वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी है और मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई की जा रही है, लेकिन 3 साला इब्राहिम अभी तक नहीं मिल सका है। अच्छा, वो बताया जा रहा है वाकया इस तरह से पेश आया कि ये जो बच्चा है, ये शॉपिंग मॉल से निकलने के बाद ही वालिद से उसने हाथ छुड़ाया है और वो आगे की तरफ, ज़ाहिर है बच्चे भागते हैं, खेलते हैं, और वो था भी थोड़ा छोटा है बच्चा, 3 साल का, तो वो भागते हुए आगे गया है और वो मैन होल में गिर गया है। तो उसके बाद ज़ाहिर है उसके वालिद, उसके दादा ये कह रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा गिरा है, गटर के ऊपर कोई ढक्कन नहीं था। अब आप उन वालिदैन का गम सोचें, उनका कर्ब सोचें, वो किस अजियत से गुजर रहे हैं कि अपने बच्चे को सामने गिरता हुआ देख रहे हैं और फिर वो उनको मिल नहीं रहा है। बहरहाल जी, उनके जो ख़ानदान वाले हैं वो मुश्तइल हो गए, लोगों ने एहतजाज किया वहाँ पर, और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली बच्चे की तलाश तो जारी है, लेकिन बच्चा मिल नहीं सका। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोनिस, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन है और पहुंचा है ये सर्च ऑपरेशन। मोनिस, बताइएगा रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है और क्या कोई उम्मीद है? आयशा, निहायत अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है कराची में गुज़िश्ता शब, और जो इस वाक़े को अब तकरीबन जो है वो 11 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी का ये मकाम है, चूँकि यूनिवर्सिटी रोड भी है और मुतसिली इससे, और वहाँ पर एक अरसे दराज से वहाँ पर एक तरक्याती प्रोजेक्ट जो है उस पर काम चल रहा है। तो ये सड़क जो है वो खासी टूट फूट का भी शिकार है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो तो पहले ही मुतासिर था, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ वो कुछ इस तरह से कि एक बच्चा जो है वो एक सुपर स्टोर से निकला अपने वालिद के हमरा, और जो ही उस बच्चे ने दौड़ लगाई, आगे एक खुला मैन हॉल था, वो बच्चा उसके अंदर जा गिरा, उसके वालिद ये कहते हैं। और उसके बाद उसके वालिद का ये कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से अपने बच्चे को उस मैन होल में गिरते हुए देखा है। रात भर
रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो है वो यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता रहा, लेकिन बदकिस्मती से बच्चे का सुराग नहीं मिला है। हमारी अभी सुबह बात हुई है तर्जुमान रेस्क्यू 1122 से, तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का जो पैच है उसको मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ अतराफ़ के मकीन इलाका मकीन निशानदेही करते रहे कि पानी का फ़्लो सीवरेज लाइन में इस तरफ है, तो जहाँ जहाँ इलाका मकीन निशानदेही करते रहे वहाँ वहाँ खुदाई की जाती रही। तकरीबन उनका ये कहना है कि 1 से 1.5 किलोमीटर का जो पैच है वो मुख्तलिफ मकामात से खोदा गया, लेकिन किसी किस्म की कोई कामयाबी उन्हें नहीं मिली, जिसकी वजह से अब उन्होंने जो है इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोकने का फ़ैसला किया है और उनकी जानिब से रब्ता किया जा रहा है वाटर बोर्ड हुकाम से कि उनके माहिरीन आए और वो आकर नीचे का जो ये सीवरेज लाइनें हैं इनका कुछ पानी के फ़्लो के हिसाब से उनको स्ट्रक्चर बताएं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके पास नक्शा नहीं है कि यहाँ पर सीवरेज की लाइनें जो है वो किस अंदाज में बिछाई गई हैं। दूसरी तरफ जो लवाहिकीन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। सब मोनी सिर्फ ये बता दीजिए, उसके बाद हम सादिया जावेद की तरफ जाएंगे जो तर्जुमान है सिंध गवर्नमेंट की। यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव किसकी जमात का है? देखें, बदकिस्मती की बात है कि अभी तक जो है वो कोई इदारा इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब से चंद लम्हों पहले एक तर्जुमान वाटर बोर्ड का एलामिया मेरी नज़र से गुजरा है, उसमें उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो भी सूरत हाल रूनुमा हुई है उसका वाटर बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर किसका ताल्लुक है? वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन जो है, यही सारे सवालात मोनिस हमारे भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे जानने की कोशिश करें। सादिया जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका अपना ये स्टेटमेंट है कि इस वाक़े की फौरी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और कर दी जाए और मालूम किया जा रहा है कि मैनहोल का ढक्कन क्यों नहीं था। यही सवाल हमारा एक आम शहरी होने के नाते और आम पाकिस्तान के वो आपको देख रहे हैं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पर, ढक्कन क्यों गायब होते हैं कराची की सड़कों पर या गलियों में गटरों के? देखें, पहली बात तो ये कि ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। जिस भी फैमिली पे इस तरह का कोई भी हादसा हो वो नाकाबिले तराश होता है। जाहिर सी बात है पेरेंट्स बिल्कुल परेशान होंगे। मैंने रात को ये कहा था और अभी भी मैं इस बात पे हूँ कि डिप्टी मेयर ने नोटिस लिया इस बात का तयन करना कि गटर का ढक्कन अगर नहीं था तो वो कब से नहीं है, और दूसरा ये कि आया कि वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को रिपोर्ट किया गया या नहीं किया गया। अगर रिपोर्ट किया गया है तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने वहाँ ढक्कन क्यों नहीं लगाया, ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, देखें, ये बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि कराची माजरत के साथ कि कराची में जितनी सियासी जमातें हैं वो हर मसले को पोलिटिसाइज करती हैं। मैं सुबह से जमात इस्लामी जिनके टाउन चेयरमैन हैं, जिनके यूसी चेयरमैन हैं, वो सारा ब्लेम गेम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर डाल रहे हैं। जो आपकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम वो पूरा करें। अगर मेन होल पे ढक्कन नहीं था तो आप रिपोर्ट तो करते हैं, रिपोर्ट करने में तो कोई नुकसान नहीं था। ये अच्छा सादिया साहिबा, आपकी इत्तलात क्या है? अच्छा सादिया साहिबा, ये बताइए आपकी इत्तलात क्या है? या डेफिनेटली आप देख ही रही हैं सारे मामले को, इसीलिए आप स्टेटमेंट्स भी दे रही हैं इस सिलसिले में कि पता चलाया जाए, इंक्वायरी की जाए। अभी तक पता नहीं चला है कि ये रिपोर्ट किया गया था कि इसका ढक्कन, मैन होल का ढक्कन है या नहीं? इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला? नहीं, देखें, रात को बहुत देर से ये वाकया पेश आया था। सुबह 9 बजे सीएम साहब ने कमिश्नर कराची और चेयरमैन वाटर बोर्ड को, एमडी वाटर बोर्ड को कहा कि आप जाके वकुआ पे पहले जाके जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो मुकम्मल करवाएं और बच्चे को रिकवर कराएं। सबसे पहला जिम्मेदारी तो ये बनती है। उसके बाद जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो सही है सादिया साहिबा, लेकिन तकरीबन 11-12 घंटे गुजर चुके हैं इस तरह के इस नौयत के वाक़े की इंक्वायरी के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? ठीक है, पहला काम है, पहली प्रायोरिटी रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो रेस्क्यू इदारों ने करना है, लेकिन जिसने इंक्वायरी करनी है, जिस डिपार्टमेंट ने, वो अपना काम करेगा। अभी तक क्यों नहीं? अभी थोड़ी देर वो थोड़ी देर में अभी पता चल जाएगा। चेयरमैन साहब वाटर बोर्ड के वो मुझे भी मैंने उनसे बात खुद की है, वो ये बात बताएंगे। दूसरी बात ये कि देखें, जो सब लोग, ये ठीक है, हुकूमत की तो बिल्कुल अवलीन जिम्मेदारी है, लेकिन जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर था,
शेज़ब, उनके बिल्कुल सामने मेन होल खुला है, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी उनको भी अदा करनी चाहिए थी। जो मैं आप लोगों के शोज में बेशतर दफ़ा कह चुकी हूँ कि इस शहर की कमर्शलाइजेशन ने इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, और हर कोने कुतरे पे कमर्शियल दुकानें, कमर्शियल बिल्डिंग्स जो खड़ी की गई हैं, उसकी वजह से ये इस तरह के वाकयात इंफ्रास्ट्रक्चर को कराची के बहुत नुकसान पहुंचा है। अच्छा, थोड़ा सा अपडेट कर दें सादिया साहिबा, इससे मुतालिक सर्च ऑपरेशन से मुतालिक अभी तक क्या इत्तलात सामने आई हैं, क्या कंफर्म करेंगी, कहां तक देखिए वो रात को कुछ हैवी मशीनरी की डिमांड की गई थी, वो नहीं पहुंच सकी थी। अब मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ी देर में वो मशीन पहुंच जाएगी। वाटर बोर्ड के उस एरिया के इंजीनियर को कहा गया है कि क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसको नीचे का जो सीवरेज का सिस्टम पड़ा हुआ है उसकी नो हाउ होगी, फौरी तौर पर इसको बच्चे को तलाश किया जाए। सीएम साहब ने कहा है कि जी मुझे रिपोर्ट की जाए, और मैं वालिदैन से भी बिल्कुल कहूँगी कि वो भी ताउन करें, और जो लोग उनको इश्तियाल दिला रहे हैं या रोडों पे सड़कों पर फसाद फैला रहे हैं, वो उनके आलेकार ना बने। अच्छा सादी साहब, आई अंडरस्टैंड, ये आप तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, आपका काम है डिफेंड करना, लिटरली दिस इज़ योर जॉब, लेकिन आपको नहीं लगता कि हर मामले में पीपल्स पार्टी बरी जिम्मा हो जाती है? जब भी सिंध की या कराची की कोई बात आती है, किसी इशू को हम उठाते हैं, तो हर मामले में पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है कि देखें जी ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं धरना चाहिए। कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना, अगर इतने सारे मसाइल हैं, अरसे दराज से पीपल्स पार्टी की सिंध के ऊपर हुकूमत है, तो थोड़ा सा तो ये बनता है ना कराची वालों का कि आपसे सवाल करें कि आपने किया क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया है, पानी का मसला है वहां पर, रोड ठीक नहीं है, मसाइल। देखिए मैंने आपके शो में कई दफ़ा कहा है कि कराची को वन विंडो ऑपरेशन के तहत होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, कराची वाले सवाल हमसे करेंगे, हमारी हुकूमत है और हम अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करते हैं, हम सियासत नहीं करते। मैंने कहा आपके शो के स्टार्ट में कि बिल्कुल इंतज़ामी गफलत है, अगर रिपोर्ट नहीं हुआ था तो किसकी गफलत है सादिया साहिबा? किसकी गफलत है जी? किसकी गफलत है? बिल्कुल देखें, ये गफलत है वहाँ जो भी टाउन पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी, क्योंकि जब लोग बात ये सादी साहिबा कि अब ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी, जो कि हम देखते आए हैं और हम बड़े हुए हैं ये सब देखते हुए, पाकिस्तान के लोग ये सब देखते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन उस बच्चे को मिलने के चांसेस या उसके बचाने के चांसेस जो है ना ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। उसके माँ बाप को कौन जवाब देगा जाकर? उसके माँ बाप को आप जाकर ये कहेंगे कि टाउन रिप्रेजेंटेटिव या लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने जाकर इसको रिपोर्ट नहीं किया, दैट्स व्हाई आपके बच्चे की जान चली गई। नहीं, ये तो देखें कोई वो नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर है मैं उस पे बात कर रही हूँ। जिसका प्यारा चला जाता है उसको हम वापस नहीं ला सकते, और जो उन पे गुजरती है वो भी आपकी बात सही है कि उनको अंदाज़ा होता है। हम और आप, मैं इस पे ब्लेम गेम की बात ही नहीं कर रही, ना मैंने इस पे सुबह से किसी शो पे पॉलिटिक्स की है, ना पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है। बिल्कुल गफलत है, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा और रेस्क्यू का अमल तेज करने के लिए सीएम साहब ने खुद कमिश्नर कराची को कहा है कि आप वकुआ पे जाएं और ऑपरेशन तेज कराएं ताकि वो बच्चा रिकवर किया जाए। अच्छा सादिया साहिबा, लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं, हम देख रहे सैकड़ों और दर्जनों इस तरह के वाकयात हमने पहले भी देखे हैं, और जो जिम्मेदार थे उनको क्या सजा मिली है, ज्यादा से ज्यादा क्या सजा मिली है, और फिर वो बाहर निकल आते हैं, या अगर सजा थोड़ी बहुत मिल भी गई है, लेकिन जो जिसका प्यारा, जिस तरह आपने खुद भी कहा, जिसका प्यारा चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। आइंदा के लिए आपकी नॉलेज में क्या है, कराची के कौन से इलाके हैं जहां पर ये वाले मसाइल बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि आइंदा कोई बच्चा इसकी भेंट ना चढ़ सके, या कोई बड़ा या कोई जान ना जा सके? जी मैंने आपकी ये बात बिल्कुल सही है। मैंने मेयर कराची साहब से ये बात की है कि आपको चाहिए कि अगर टाउन्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो हमें खुद KMC को खुद
जो है वो इस कराची में सर्वे कराना चाहिए, जहां जिन टाउन्स में, जिन यूसीज में सीवरेज के लाइंस पर ढक्कन मौजूद नहीं है वो हम खुद लगाएं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हम हुकूमत हैं, हम जवाबदेह हैं सिंध के अवाम को। तो मेरी सुबह मेयर से इस बारे में बात हुई है और मैंने उनको कहा है कि आपसे मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अर्जेंट बेसिस पर शहर का सर्वे कराएं और जहां जहां मेन होल खुले उन पर ढक्कन प्लीज प्रोवाइड करें। बस सादिया साहिबा, मसला ये है या अफसोस ये है, काश ये एक रोज़ पहले सोच लिया होता या चंद महीने पहले सोच लिया होता तो एक जान बच जाती। बहरहाल आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मोनिस की तरफ एक मरतबा फिर से मैं चलूँगी, उनसे अपडेट, क्योंकि वो जाए वक़्वा पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मोनिस बताइएगा, हैवी मशीनरी जो जिसका इंतज़ार किया जा रहा था वो पहुँच चुकी है वहाँ पर, कहाँ तक पहुँचा है रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन? जी देखें, जैसे मैंने जिक्र किया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसे रोका गया है और उसकी वजह यह है कि अगर खुदाई की जाए तो जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनका ये सवाल है कि कहाँ तक खुदाई की जाए और किस डायरेक्शन में की जाए, क्योंकि रात से अब तक जितना हिस्सा उन्होंने खोदा है और इलाका मकीनों की निशानदेही पे खोदा है, जो कि वो अपने गालिब गुमान के मुताबिक बता रहे थे कि पानी का जो बहाव है वो मुमकिन तौर पर इस तरफ है, लाइन इस तरफ नहीं, तो एक्सपर्ट्स, वाटर बोर्ड के एक्सपर्ट्स यहाँ पर नहीं आए, वहाँ खुदाई की गई लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। वाटर बोर्ड के एक्सपर्ट्स यहाँ पर नहीं आए, उनके पास वो नक्शा मौजूद नहीं है कि पानी कहाँ से कहाँ बहता है, ताकि एक्सपर्ट से मशवरा लेकर खुदाई की जाए, ना कि आम शहरियों से जो वहाँ पर रहते हैं। जी देखें, मैंने जैसा जिक्र किया ना कि यही बदकिस्मती है शहर की कि गालिबन जो वाटर बोर्ड के हुकाम है वो गालिबन गुज़िश्ता रोज़ छुट्टी मना रहे थे, इस वजह से अब तक वो नहीं आए। और सुबह जब हमारी बात हुई है 1122 के हुकाम से, उनका ये कहना है कि वाटर बोर्ड के माहिरीन को तलब किया गया है, वो अंदर का नक्शा जो है वो बताएंगे कि किस डायरेक्शन में जो है वो लाइनें जा रही हैं, फिर उस मकामात पर निशानदेही होगी। मोनिस, तो चले सादिया गुजरता जा रहा है, सादिया हमारे साथ हैं, हम इतना तो उनसे कह सकते हैं कि वो वाटर बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स को या वाटर बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उनको कहे कि वो वहाँ पर पहुँच जाए एटलीस्ट। सादिया, आप सुन रही हैं मोनिस की बात भी, आप वाटर बोर्ड हुकाम से इस सिलसिले में उनको ये पैगाम रसानी कर सकती हैं कि वहाँ पर पहुँच जाए, ताकि वो बता सकें कि पानी का बहाव कहाँ पर है और उसके मुताबिक खुदाई हो सके? जी, आपके मैंने रिपोर्टर की बात सुनी है, आपका मैं जैसे ही ये कॉल ख़त्म होगी मैं चेयरमैन वाटर बोर्ड से बात करूंगी और मैं उनको कहूंगी कि ऑलरेडी उनको सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस कमिश्नर के थ्रू फॉरवर्ड हो चुकी हैं और आपकी टीम अभी तक नहीं पहुंची, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। प्लीज़ फुल फॉर आप जो हैं वो अपनी टीमों को वहाँ रवाना करें ताकि रेस्क्यू का अमल तेज़ किया जा सके और अंदाज में और बच्चे को रिकवर। थैंक यू सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। मोनिस आपका भी शुक्रिया। मोनिस आपका भी शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। ये सिचुएशन नई नहीं है, इससे पहले भी हम कई मरतबा अपनी किस्मत का रोना रो चुके हैं कि इस तरह के मामलात पेश आते हैं, जाने चली जाती हैं और उसके बाद हमें सिर्फ ब्लेम गेम ही एक तरह से नज़र आ रहा होता है। ऑल्दो वो ये कहा जा रहा है, सादिया साहिबा ने भी जिस तरह से कहा या मुख्तलिफ सियासतदान कहते हैं कि हम ब्लेम गेम नहीं करें, बट स्टिल जिसकी जान गई है या जिसके प्यारे की जान गई है वो तो सवाल करेगा। अल्लाह करे वो मिल जाए बच्चा जिंदा। अभी तो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है, अगर थोड़ी सी मशीनरी जल्दी हरकत में आ जाए और कुछ कर लें इदारे और गवर्नमेंट। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। एक और अहम मामला है जिस पर हमने बात करनी है। एविएशन के शोबे में हंगामी और हैरत अंगेज सूरत हाल अब सामने आई है और दुनिया भर में फ़ज़ाई जो सफ़र है उसको एक बड़े तकनीकी बहरान का सामना करना पड़ा है। एयरबस A320 सीरीज़ में सॉफ्टवेयर ख़राबी सामने आने के बाद तकरीबन 6000 तैयारों को हंगामी तौर पर ग्राउंड किया गया और ये जो खराबी है ये बताया जा रहा है कि सूरज की शदीद शुआओं के बायस ये खराबी पैदा हुई है। अच्छा, इस वक्त सिचुएशन क्या है हमारे पास, यानी कि पाकिस्तान के पास PIA के बेड़े के अंदर कितने एयरबस A320 मौजूद हैं ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। और हमारा क्या PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल हो सकता है या फिर कुछ हद तक ताख़ीर का शिकार हो सकता है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला खान साहब और उनसे हम जानेंगे कि क्या सिचुएशन है और कितने हमारे तैयारे जो हैं ना वो इस वक्त इसकी वजह से उनकी परवाज़ मुअत्तली का शिकार है। दूसरी तरफ ये इस मसले का उस वक्त पता चला जब अक्टूबर में अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान एक परवाज़ चल रही थी, एक जेट ब्लू परवाज़ थी और दौरान सफ़र अचानक से वो नीचे आ गई जिसकी वजह से 15 मुसाफिर ज़ख्मी हुए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें इंकशाफ हुआ कि शमसी शुआएँ A320 फैमिली के मखसूस मॉडल्स के कंप्यूटर्स पर बराह रास्त असर डाल रही हैं। अब इस सॉफ्टवेयर की सिचुएशन क्या है और पाकिस्तान
का क्या फ्लाइट ऑपरेशन PIA का मुतासर हो सकता है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला खान मौजूद हैं, तर्जुमान है PIA के। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के पास कितने, पाकिस्तान के जो बेड़ा है उसके अंदर कितने एयरबस तैयारे मौजूद हैं, और क्या फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल हुआ है या ताख़ीर का शिकार हुआ है इस सॉफ्टवेयर की ख़राबी की वजह से? जी बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखें पाकिस्तान में A320 या एयरबस की 319, 320, 321 फैमिली बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर फैमिली है पाकिस्तान में। PIA शमूल पाकिस्तान की तकरीबन 4 एयरलाइंस के पास इस साख्त के तैयारे हैं। PIA के पास ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हैं, हमारे पास तकरीबन 17 तैयारे हैं जो कि एयरबस A320 है। जो बाकी निजी कंपनियां हैं उनके पास भी मिला के तकरीबन को 17-18 इस साख्त के जो है वो तैयारे बनते। जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा, बिल्कुल सही यही है कि कैनकुन से न्यू जर्सी की जेट ब्लू की एक फ्लाइट थी जिसने ड्यूरिंग फ्लाइट एकदम से अपना एल्टीट्यूड जो है वो फेंका और तकरीबन को 10,000 फुट जो है वो जहाज गिरा, इससे पहले कि उसको पायलट्स ने मैनुअली उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। जो उसकी डायग्नोसिस हुई उस पर यह पता लगा कि कोई एक पैच था सॉफ्टवेयर का, जिसना आप समझे कि ये जो जहाज हैं ये सारे फ्लाई बाय वायर है। फ्लाई बाय वायर का मतलब है कि इसके अंदर मैकेनिकल कंट्रोल्स नहीं होते, ये सारा जहाज एक कंप्यूटर उड़ा रहा होता है और पायलट्स जो है सिर्फ उसके अंदर इनपुट्स दे रहे होते हैं। तो जो फ्लाई बाय वायर का एक सॉफ्टवेयर था लीमा 104, वो एक नया पैच था जो कि फ्लाइट कंट्रोल रडार या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के अंदर आया था। प्राइमरीली इससे एलेरॉन जो है यानी जहाज की जो ऊंचाई और निचाई करने वाले जो पर होते हैं वो उनको कंट्रोल करता है। उसके अंदर ये एक एरर जो है उसकी शनाख्त हुई, जिसके फौरन बाद सैटरडे के दिन पहले एयरबस ने और उसके बाद यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने, जो कि एयरबस और उनके तमाम मामला को कंट्रोल करती है, उन्होंने एक अलर्ट जारी किया और उन्होंने हफ्ते की रात तमाम ऐसी एयरलाइंस जिनके पास ये सॉफ्टवेयर लोडेड था उनको बोला कि 12 बजे से पहले पहले जहाज़ों को ग्राउंड कर दें और उनके ऊपर जो पिछले सॉफ्टवेयर थे, चाहे वो L101 है, 102 है, 103 है, कि उसके ऊपर वापस रिवर्ट बैक कर जाए। ये एक बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई 1 घंटे के अंदर डेटा लोडर से ये मॉडिफिकेशन जहाज के अंदर हो जाती है, सॉफ्टवेयर जो है वो पिछला चला जाता है। तो ये पूरे का पूरा इसका एक बैकग्राउंड है। अल्हम्दुलिल्लाह के पास 104 नहीं था, हमने 101 और 102 के ऊपर हम थे, जिसकी वजह से PIA के तकरीबन तमाम जहाज जो थे जो ग्राउंड पे थे उनके अलावा जो फ्लाई वर्दी हैं वो तमाम के तमाम सेफ हैं और उनके ऊपर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन या ग्राउंडिंग की जरूरत नहीं जी। अच्छा, किसी अपडेट की ज़रूरत नहीं है? जो तैयारे हमारे पास है थोड़ा सा अगर आपने बता दिए तो दोबारा समझा दें। हंगामी अपडेट्स जो चाहिए थी, जो इन जहाज़ों को, जिस तरह आपने बताया, जो PIA के पास 17 जहाज़ हैं, उनको इस अपडेट की ज़रूरत है, और अगर है तो क्या वो कर ली गई है मुकम्मल? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमें अपडेट की जरूरत नहीं थी, हम ऑलरेडी एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर थे, तो लिहाजा हम उससे बिल्कुल भी किसी सूरत में इफेक्ट नहीं हुए। हमारे तमाम जहाज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं इस फॉल्टी सॉफ्टवेयर से। जो हमारी निजी एयरलाइन है 3, उनके कुछ जहाज़ों में ये वाला सॉफ्टवेयर लोडेड था। मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने परसों रात को 12 बजे, यानी कल और परसों की रात 12 बजे के दरमियान उन्होंने जहाज को ग्राउंड करके उस पे जो है वो भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दी। तो आई थिंक पूरे पाकिस्तान में अब कोई ऐसा जहाज नहीं है जिसके ऊपर इस तरह का सॉफ्टवेयर लगा हो या उसकी वजह से किसी किस्म का कोई खतरा या फ्लाइट डिस्ट्रप्शन हो। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर समझाया। हमें तो कुछ हद तक समझ नहीं आई है, लेकिन आई एम श्योर जो टेक्निकल लोग हैं देखने वाले या इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको ज़रूर समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, हमें ये समझा दीजिए इन लेमैन्स लैंग्वेज के PIA के तमाम तैयारे जो हैं, जो एयरबस है, जो 17 तैयारे हैं, वो महफूज हैं और फ्लाई करने के लिए तैयार हैं, उनके अंदर कोई डिले नहीं आएगा, एवरीथिंग इज़ फाइन? बिल्कुल ऐसे ही बात है, तमाम तैयारे महफूज हैं, उनमें ये सॉफ्टवेयर लोडेड नहीं है और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की फ्लाइट डिस्रप्शन का कोई एहतमाल नहीं। ठीक है, और बाकी परवाजें जो हैं या बाकी एयरलाइंस जो हैं, आप उनके बारे में बता रहे थे कि उनके कुछ तैयारे ऐसे जिनके पास ये सॉफ्टवेयर था, उनको कितना वक्त दरकार होगा? मैं यही कह रहा था जी, मेरी इत्तला के मुताबिक परसों रात ही को तमाम जो बाकी जो 3 निजी एयरलाइन थी उन्होंने भी ये सॉफ्टवेयर को वापस रिवर्ट बैक कर लिया था।
तो आई थिंक अब पाकिस्तान में तमाम तैयारे जो हैं वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर है, उनके ऊपर अभी फॉल्टी सॉफ्टवेयर जो है वो लोडेड नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं देखें यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो टोटल हवाबाजी की सनत है वो काफी छोटी है बनिस्बत यूरोप की या अमेरिका की। उसके अंदर हजारों, जिस तरह आपने बोला है कि हजारों जहाज हैं और हजारों जहाजों के अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर लगा है, तो वहां पे बहुत मैसिव डिस्ट्रप्शंस हुई हैं बिकॉज कई हजार जहाजों की सॉफ्टवेयर अपडेट करना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब्दुल्ला वो जो जिस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है वो क्या अपडेटेड सॉफ्टवेयर है जो पाकिस्तान एयरलाइंस के पास नहीं था, या फिर वो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है जो ऑब्सोलीट हो चुका है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखें, जिस तरह मैं इंतहाई लेमन टर्म्स में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह आपका फोन है या जिस तरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसकी अपडेट्स आती रहती हैं और अपडेट्स जो हैं वो पैचेस की फॉर्म में या वर्जन की फॉर्म के अंदर आते हैं। ये भी एक अपडेट थी जो कि एयरबस ने पुश की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स रह गए जिसकी वजह से जो जिस मैंने आपको कहा कि जो उसका कंट्रोल रडार था या कंट्रोल कंप्यूटर था जो कि जहाज की सर्विसेज को कंट्रोल करता है, वो उसके अंदर एरर आया। ये अपडेट कुछ एयरलाइनों ने कर ली थी जिनके जहाज ग्राउंड के ऊपर थे, उनकी तरफ से हो गई थी। कुछ एयरलाइनें जिस तरह पीआई का बहुत एक्सटेंसिव ऑपरेशन है और हमारे जहाज जो है चल रहे होते हैं, तो वो अपडेट अभी उसके ऊपर बिल्कुल लेटेस्ट वाली अपडेट नहीं हुई थी जिसकी वजह से हम महफूज रहे। चले हम, यानी कि हमने तेज़ी नहीं दिखाई और हम बच गए, ये इंपॉर्टेंट है, हम ये समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान पीआई। बता रहे हैं कि पीआईए हो या फिर इसके अलावा जो बाकी एयरलाइंस है, पाकिस्तान में जो एयर ऑपरेशन है वो बिल्कुल महफूज है और उसमें किसी किस्म का कोई तातुल नहीं आया। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए बाकी दुनिया यानी कि यूरोप के एयर ऑपरेशन से, तो वहाँ पर बड़ी हद तक हमें नज़र आ रहा है कि एक तातुल का शिकार हुआ है ऑपरेशन। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद दीगर अहम टॉपिक्स पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। कुछ मुल्की सियासी मामलात की बात कर लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक, उनकी जानिब से ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सरहद की सूरत हाल के बायस गवर्नर राज पर गौर किया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सबके सामने है। चाहते हैं कि सूबे में ऐसा इंतजामी ढांचा हो जो कुछ फ़ायदा तो दे। कब तक सूबे के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ देंगे? इसके लिए कुछ नामों पर भी गौर किया जा रहा है। कुछ नामों पर गौर किया जा रहा है, वो नाम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले केपीके के अंदर पहले हमने देखा एक तब्दीली आई कि सीएम तब्दील हुए। उसके बाद पहले हम सुन रहे थे कि गवर्नर राज जो है वो लगाया जा सकता है। कभी कैजुअली इस पर बात हो रही थी, कभी सीरियसनेस के साथ हो रही थी। लेकिन अब बैरिस्टर अकील की जानिब से ये कहा जाना डेफिनेटली बहुत सारे सवालात भी खड़े कर देता है। एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत होंगी, उनसे जरा जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त। वजीर ममलकत बैरिस्टर अकील ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हालात इसका तकाजा कर रहे हैं। सूबे के हालात सबके सामने हैं। कब तक खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ा जा सकता है? आइन में 2 माह के लिए गवर्नर राज की गुंजाइश है जिसमें तौसी भी हो सकती है। केपीके की सिचुएशन है, जो वहाँ पे हालात हैं वो इटसेल्फ जो है वो कॉल करते हैं। इस तमाम तर हवाले से एक आईनी इकदाम मौजूद है। अब कब तक जो है वहाँ पे जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, कब तक उनको बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ेंगे? और इनिशियली ये 2 महीने के लिए हो सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन, उसके बाद ये एक्सटेंडेबल भी होता है। जराई के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 6 नाम सामने आए हैं। पहली तरजीह मौजूदा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हैं कि उन्हें ओहदे पर बरकरार रखा जाए। फैसल करीम कुंडी के बाद अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव का नाम भी गवर्नरशिप के लिए जेर गौर है। सियासतदानों के नामों में से किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम भी लिस्ट में मौजूद हैं। तो जनाब ये वो सारे नाम है जिन पर गौर हो रहा है, जिनमें कुंडी साहब का नाम खुद भी शामिल है, उस पर भी गौर किया जा। गवर्नर राज अगर लगाना है तो वो ये भी कहा जा रहा है वैसे उनको चेंज भी किया जा सकता है। अब पता नहीं क्या खबरें चल रही हैं, ये हम कंफर्म कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, ये बातें सरगर्म है, इस बात को कंफर्म कर दीजिए क्या वाकई विफाक इस ऑप्शन पर संजीदगी से गौर कर रही है कि गवर्नर राज लगाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो नहीं पता कि वफाक इस पे गौर कर रही है या नहीं कर रही। मैं तो पेशावर में हूँ, आप इस्लामाबाद में, आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन देखें गवर्नर राज क्यों लगता है, पहले इसको देखना पड़ेगा। गवर्नर राज जो है वो इट इज़ द लास्ट ऑप्शन इन द प्रोविंस। जब आप देखते हैं कि आपका सूबा जो है वो आपके हाथों से खुदा न खास्ता निकल रहा है या हालात इस मैच पे पहुंच चुके हैं कि जिस पे आप
कंट्रोल नहीं हो रहा सूबाई हुकूमत से या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो ये आखिरी ऑप्शन वफाक के पास होता है कि वो गवर्नर राज लगाएं और चीज़ों को संभालें। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी टाइम है, अगर सूबाई हुकूमत इन चीज़ों को संभाले, अपने सूबे पे देखें, हम इस वक्त हालात जंग में हैं, हमारे बॉर्डर के उस तरफ हम अफगानिस्तान के पड़ोस में हैं, हमारे बॉर्डर के उस तरफ अफगानिस्तान है, अंदर हम TTP के साथ लड़ रहे हैं, डेली बेसिस पे हमारी फ़ौज, पुलिस, FC शहादतें दे रही हैं, आप भी देख रहे हैं TV पे जो चीज़ें हो रही हैं। 3 जो हमले बचाए गए जो कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डेर इस्माइल खान का था, कैड कॉलेज वज़ीरिस्तान का था, या फिर FC हेडक्वार्टर का था, वो तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके बहुत सी जानें बचाई। फिर आप चलो वो तो बाहर है इस्लामाबाद का, अगर कोर्ट से देखें तो ये चीज़ें जिस पे मैं समझता हूँ कि हमें हमारी सूबाई हुकूमत को फोकस करना है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमें देखें, बग़ैर इस्लामाबाद के हमारा सूबा नहीं चल सकता, क्योंकि इस्लामाबाद से मतलब है कि अगर हमें वसाइल इस्लामाबाद से नहीं मिलेंगे, हम अगर फ़ौज की सपोर्ट नहीं लेंगे, क्योंकि देखें जब भी सूबों में, अगर आप देखें सिंध में या बलूचिस्तान में जब भी ऐसी सूरत हाल होती है, वो रेंजर्स बुला लेते हैं या फ़ौज बुला लेते हैं। तो जब तक हम टारगेट बेस ऑपरेशन नहीं करेंगे, देखिए हमने अफ़गानिस्तान को मुख्तलिफ मौके पे सबूत पेश किए हैं कि आपकी सरजमीन इंडिया और इसराइल इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वो KP में भी जो चीज़ें हो रही है वो भी हो रही है। लेकिन आप देखें कि हम अपने दोस्तों के कहने पे कतर में भी और तुर्की में भी उनके साथ बैठे, कोई चीज़ उसकी जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। तो जो लोग यहाँ पर आए हैं और जो एक फेक प्रोपागेंडा करते हैं कि हम इस्लामी निज़ाम ले जाएंगे, क्या इस्लाम में क्या ये लिखा हुआ है कि बच्चों के स्कूलों पर आप हमला करें, आप FC के हेडक्वार्टर्स पे हमला करें, आप पुलिस स्टेशन स्कूल पे हमला करें, आप वकला पर हमला करें? ये कौन सी इस्लामी किताब में लिखा हुआ है कि आप ये काम करें? गवर्नर राज का जो जवाब है वो तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम करते हैं बात, लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले आपने बात की है ना कि ये मुझे क्या पता हो, मैं पेशावर में हूँ, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपकी सीट के बारे में बात हो रही है। माजी में आप खुद बात करते रहे हैं कि गवर्नर राज जो है ना वो लगाया जा सकता है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सदर जो है वो भी पीपल्स पार्टी के हैं जिन्होंने गवर्नर राज के बारे में बताना है। तो इतनी तो बेखबरी नहीं हो सकती ना आपको कि तब्दील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा बताइए तो सही। देखें, गवर्नर राज की ऑप्शन आइन में तो मौजूद है, और मेरे इख्तियार तो मेरी पार्टी के पास है। जब मैं गवर्नर बन रहा था मुझे पार्टी ने मैसेज किया कि हम आपको गवर्नर बना रहे हैं। आज मेरे इख्तियार मेरी पार्टी के पास है। मेरी पार्टी जो डिसाइड करेगी मैंने उसको फॉलो करना है, तो जो भी होगा। लेकिन सच तक अभी मैं नहीं समझता। आपने कहा, आपने शुरू में कहा कि आखिरी मतलब मेरे साथ मेरी पार्टी डिस्कशन हुई। अच्छा, आपने कहा कि आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, क्या अभी वक्त है? जिस तरह आपने ओवरऑल सूबे की अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बात की, दहशतगर्दी के हवाले से बात की, क्या वो वक्त आ गया है कि आखिरी ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए? चले इस तरह से बता दें। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर सूबाई हुकूमत देखें, एक अच्छा इकदाम सूबाई हुकूमत का ये है कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो 4 दिसंबर को NFC अवार्ड जो हो रहा है NFC की मीटिंग में वो जा रहे हैं। आज भी CM साहब ने पार्लिमानी कमेटी जो जितने पार्लिमानी हेड्स है उनकी कमेटी बनाई है, उनसे वो फीडबैक भी ले रहे हैं। ऐसे उन्होंने पहले एक जिरगा भी किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो अगर हम आज पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खासकर इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता कि हम सूबे को बंद करें, हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें, हम चीज़ें करें। तो देखिए, हमने पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को दो चीज़ों को अलग-अलग चलाना है। देखिए, अगर उनकी पार्टी के कुछ खदशात है तो उनकी पार्टी मौजूद है, उनका पार्टी का चेयरमैन मौजूद है, सूबाई सदर मौजूद हैं, बाकी वज़ार मौजूद हैं, वो अपनी पार्टी चलाएँ। इनको चाहिए कि CM साहब को कि अपनी टीम के साथ सूबे पे वो करें, सूबे पे जो है वो ध्यान दें। हमारे मतलब है कि हमारा इतना बड़ा एक लंबा चौड़ा बॉर्डर है खैबर पख्तूनख्वा का। अच्छा कुंडी साहब, ये समझा जाता है गवर्नर राज लगाने के लिए जो जवाब पेश किए जाते हैं उसमें होता है कि अमन अमान का मसला है या फिर आइनी मामलात जो हैं वो तातुल का शिकार हो जाए, आइनी मशीनरी ठीक से नाकाम कर रही हो। आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो नाकाम हो गई है अमन अमान की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए गवर्नर रूल की बातें की जा रही? आपको लगता है ऐसा? ये समझता है कि मुझे सपोर्ट चाहिए वफाक की या फौज की या रेंजर्स की, तो डेफिनेटली अपनी मदद के लिए, पुलिस की मदद के लिए उनको बुलाते हैं। तो जैसे जब ये उनकी तरफ से बातें आती हैं कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, टारगेट ऑपरेशन भी ना हो, फौज भी निकल जाए, फॉर एग्जांपल उनकी पार्टी की तरफ से कभी बयान आता ये भी हों। देखिए, अगर आज फौज हमारे सूबे से निकल जाती है, क्या हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हैं कि हम सूबा एक हफ्ता भी संभाल सकते हैं? हमारी बड़ी बहादुर पुलिस है, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। तो उनके वसाइल की सपोर्ट के लिए फौज अगर नहीं आएगी तो मुझे बताएगा आज हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वो भी हुकूमत के अंडर है, CM के अंडर होता है, अगर हमारे फॉर्मर फाटा से भी और हमारी जिन इलाकों में हमारी फौज है अगर वो वहाँ से निकल जाती है और चली जाती है वापस, तो क्या हम सूबे को संभाल सकते हैं? एक
एक हफ्ता में बहुत बड़ी बात, हफ्ता भी नहीं संभाल सकते, तो हमें उनकी सपोर्ट चाहिए। और हमने जब तक हम मिलकर, हम देखें हमने माजी में 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, हमने स्वात ऑपरेशन किया, दुनिया की सबसे बड़ी नकल मकानी करवाई, हमने सिक्योरिटी फोर्स को सपोर्ट किया, वहाँ पर अमन लेकर आए। लेकिन माजी में हमने करेंगे तो अमन आएगा। माजी में हमने देखा है KPK के अंदर इससे ज्यादा हालात खराब रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी यहाँ पर गवर्नर राज की इस तरह से हल्की फुल्की बात तो होती रही, लेकिन कभी लगाया नहीं गया। आपको लगता है कि अभी हालात उस नहज पर पहुंच गए हैं कि गवर्नर राज ही वाहिद हल रह गया वहां पर? मेरे ख्याल में ये सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर सूबाई हुकूमत, मैं समझता हूँ कि अगर इसको संजीदा देखे, तामुल के साथ बैठे, चीज़ों को देखें, और मैं समझता हूँ वफाक के साथ बैठे, देखें बैठना कोई आपके बहुत सियासी इख्तलाफात होंगे, लेकिन अक्रॉस द टेबल बैठना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली मीटिंग में भी अगर CM साहब नहीं गए, हमने जिरगे में उनको कहा था कि आपको जाना चाहिए था। आप अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे, सूबे का केस नहीं लड़ेंगे तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी। लिहाजा हमारा केस तो हमारे वज़ीर आला साहब ने लड़ना है, उनकी टीम ने लड़ना है। अगर वो इस्लामाबाद के ऐवानों में कहेंगे कि मैंने बाइकआउट किया और एक मुलाकात के लिए मैंने बाइकआउट किया, मुलाकात नहीं होगी, तो मैं नहीं समझता कि एक मुलाकात के लिए हम अपना सूबा जो है उसको दौ पे लगा सकते हैं। अच्छा कुंडी साहब, ये जो तब्दीली आपको नजर आ रही है, चाहिए अपना जो CM तब्दील हुए हैं PTI के, आपको लगता है कि कुछ बेहतरी है या डिफरेंट आपको कोई लगता है? अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना और उनकी हुकूमत और सुहेल आफरीदी की हुकूमत और काबीना, क्या तब्दीली आपको महसूस होती है बीइंग अ गवर्नर? देखें अभी तक तो अफरीदी साहब की काबीना पूरी बनी भी नहीं है। तो 10 जो है वो इमरजेंसी के वजीर लिए, भी उनके 8 वजीर रह रहे हैं, कुछ एडवाइजर्स भी रह रहे हैं, और उनका ये था कि मैं बानी चेयरमैन से मिल के बाद उसके बाद बाकी टीम को लूँगा। अब डेफिनेटली उन वज़रा पे भी और CM साहब भी बोझ है, अगर वो 5-5, 6-6 महकमे संभाल रहे हैं, वो भी बहुत मतलब है कि बोझ है उनके ऊपर, चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली फ़र्क होता है इस वज़ीर आला को जो पिछले वज़ीर आला ने चीज़ें छोड़ गई हैं। एक उजड़ा बुजड़ा सूबा उनको दे के दिया है। यहाँ पे गवर्नेंस के बहुत से इशूज़ थे, करप्शन के बहुत से इशूज़ थे, लॉ एंड ऑर्डर के इशू क्रिएट। मुझे बताएं जब हुकूमत आई थी इनकी, उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या थी और आज लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है? उस वक्त करप्शन का क्या रेशो था, आज करप्शन का क्या रेशो है? आपको नहीं लगता थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए इस CM को, सुहेल आफरीदी साहब को थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी पॉलिसीज उसके मुताबिक बना सकें? उनके आते साथ ही गवर्नर रूल की बातें शुरू हो गई हैं। नहीं, वो नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो बैठे हैं, पेशावर को टाइम दें, सूबे को टाइम दें, अपनी टीम को बिठाएं, चीज़ें करें। वफाक के साथ जब मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई थी, जब वो ओवर टेकिंग पे आए थे या उनकी काबीना की ओवर टेकिंग थी, उनको मैंने ये बोला था कि हम वफाक के साथ मिलकर अपने वसाइल की जंग लड़ेंगे दलील और दलाइल के साथ। गालम गलोच से कोई चीज़ नहीं मिलती। हम अपना केस लड़ेंगे, हम दलील और दलाइल से जाएंगे इस्लामाबाद में। आपके जो इशूज़ होंगे हम आपके लिए काम करेंगे, आपके इशू सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपने भी इस तरीके से बिहेव करना है ताकि हमें पता चले कि हम वाकई अपने सूबे की अमन अमान के लिए, अपने सूबे की तरक्की के लिए और अपने सूबे की सलामती के लिए काम कर रहे हैं। सही है, मिलजुल कर ही चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप बता दें कि अगर गवर्नर राज लगता है, हम सपोज करते हैं, तो एक पूरे मुल्क पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा और फिर एक आम शहरी इसको किस नज़र से देखे? वो तो जब लगेगा फिर डिस्कशन हो गया। पहले से मैं इफ एंड बट्स करेंगे ये क्या होगा। अब बातें हो रही हैं, अब ये खबरें चल रही हैं। हुकूमत नहीं चाहेगी कि गवर्नर जी देखें कभी भी कोई, देखें वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं और खबरें आप फैला रही हैं कि वज़ीर आज़म तो आज वापस आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब किसी उनकी काबीना के लोग ये बात कर रहे हैं ना, सूबे में गवर्नर राज, कुंडी साहब उनकी काबीना के लोग, बैरिस्टर अकील उनकी काबीना की है ना, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून, वो कह रहे हैं कि गवर्नर रूल लग सकता है। तो फिर डेफिनेटली हम तो सवाल करेंगे, और आपसे बेहतर और पर्टिनेंट शख्सियत कौन हो सकती है? देखें कोई भी वफाकी हुकूमत ये नहीं चाहती कि गवर्नर राज लगे। वो एक, मैं कहता हूँ कि वो लास्ट ऑप्शन होती है। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जो ऐसी चीज़ों पे हुकूमत कह के हम लगा जाते हैं। मैं कहता हूँ कि वो आखिरी ऑप्शन होता है। जब आपकी दवाई से इलाज नहीं होता फिर आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं, सर्जरी के लिए जाते हैं। पहले कोशिश डॉक्टर की होती है कि दवाई से ठीक किया जाए। लिहाजा देखें सूबे की सूरत हाल, डेली बेसिस पे दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। देखें जब अमन हमारे सूबे में आएगा तो तरक्की आएगी, लोग आएंगे, टूरिज़्म होगा, रिच टूरिज़्म होगा, हमारे पास माइंस एंड मिनरल मौजूद हैं, हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं तेल और गैस के। तो ये कंपनीज और ये चीज़ कैसे आएंगी जब रोज़ाना की बेस पे उनके लोग अगवा हो रहे होंगे? तो लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे? हम भी चाहते हैं कि हमारा सूबा तरक्की करे बाकी सूबों की तरह। हम भी चाहते हैं कि हमें अमन अमान हो, हमारे शहरी भी टूरिज्म करें, बाहर से लोग टूरिज्म करें, लोगों का कारोबार हो। बिकॉज कुछ अर्से पहले तक आप ही डिफरेंट जगहों पर या मीडिया के सामने या डिफरेंट टीवी शोज में बात करते थे गवर्नर राज लग सकता है, गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अब आप कह रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन है और इसको बिल्कुल एंड में जाकर सोचना चाहिए। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं कुंडी साहब? तो मैं कहता हूं कि लगाया जा सकता है, इसकी ऑप्शन मौजूद है।
लेकिन वो आखिरी ऑप्शन मौजूद है। मैं तो ये नहीं कह, मैं तो कहता हूं लगाया जा सकता है, लेकिन लहजा भी बड़ा मैटर करता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। कुंडी साहब, बॉडी लैंग्वेज, लहजा, बात करने का टोन, ये भी बड़ा मैटर करता है। आप कह रहे हैं कि मैं, आप कहते हैं कि मैं तल्ख लहजे में बात करूं, नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं, आपने हमेशा बहुत अच्छे लहजे में बात किया एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गवर्नर खैबर खा। वो ये कह रहे हैं कि ये गवर्नर रूल लगाना जो है लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, जब दवाई बिल्कुल काम ना करे उस वक्त ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। दवाई सही भी दी है या नहीं, अब ये तो हमने डिसाइड नहीं करना, ये डिसाइड करेंगे वहाँ के रहने वाले लोग। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। मॉर्निंग शो की सबसे खास बात ये होती है कि वो आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और हम अक्सर ऐसे सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आते हैं कि आपको अपनी हेल्थ पे काम करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है, जिम जाया करें या इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें भी। लेकिन आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्टिविटी की जो आपके लिए, और मुझे लगता है कि हर किसी को इसके अंदर पार्ट लेना चाहिए या ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर करनी चाहिए, और वो है मैराथन। और इस्लामाबाद में F9 पार्क में एक मैराथन हुई जिसमें मुल्क भर से रनर्स ने शिरकत की और तकरीबन 160 के करीब पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो मुझे पता चला है। सिर्फ मुल्क भर से नहीं ना, बैरून मुल्क से भी लोग आए थे, सयाह आए थे, उन्होंने भी इस रेस में हिस्सा लिया है। ये रेस का इनेकाद किस तरह से हुआ, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपको मजीद बताएंगे, लेकिन हमने पहले रिपोर्ट तैयार की, उसमें आप डिटेल्स देखिए, फिर आपकी मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे। Margala Baker Ultra is kind of a unique event. You have to run 6.7 kilometer distance in an hour, and this race continues and goes on one after 1 hour. So the race has been founded by the Lazarus Lake in USA. We started back in 2021. तो इसका आलमी रिकॉर्ड जो है ना 119 घंटे है फिल गोरे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, 5 दिन लगातार भागना। ये जो है ना एक्टिविटीज़ लाजमी करनी चाहिए, और फिर के लिए अपनी फ़िटनेस के लिए मैं हील्स करता हूँ, ट्रैक वर्क करता हूँ, और बाकी ज़्यादातर हम लंबी रनिंग करते हैं, 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर डेली की रूटीन। This was my first marathon, and I already did 3 rounds, which I'm very happy with. This is a very particular type of marathon. I think there's a big community factor to this marathon because it requires a slower pace. तो सब लोग बातचीत करके चल रहे होते हैं. You get to know a lot of people. That's important, and more than just stamina that you would require for running. I think this kind of a marathon में आपको जो है तो you need endurance. मैं इसमें ना 42 भागता हूँ, तो 42 में ये मज़ा आता है कि अगर मैं 200 भाव कर लेता हूँ तकरीबन 2 दिन 3 दिन में, तो वो जो अगले इवेंट है वो मेरे लिए बहुत आसान बन जाता है। 1 घंटे में आपने 7 किलोमीटर भागना होता है, उसके बाद रेस्ट करनी होती है, फिर 7 भागना होता है, फिर रेस्ट करनी होती है। मेजर मैराथन जो पाकिस्तान में तो वो पार्टिसिपेट किए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी विन किए, और उसके बाद मैं बिग अल्ट्रा भी भागा हूँ। ये जो 35 घंटे मैंने आपको बताया, सबसे लॉन्गेस्ट इवेंट मेरा ये रहा, 245 किलोमीटर जो है इसमें मैंने विन करा है। ऑल राइट जी, ये आपने रिपोर्ट देखी, पैकेज देखा जिसमें सारी तफसील थी कि किस तरह से ये इवेंट हुआ और कौन कौन इसमें शरीक था। इंटरेस्टिंग था, बहुत मैंने मिस कर दिया, हमने मिस कर दिया। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर जावेद अली हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा मार्गला बैकयार्ड अल्ट्रा के विनर इसरार खटक ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। असरार के बारे में ये बता दें कि पिछले साल जो हुई थी उसमें भी ये जीते थे और इस साल भी जीत गए। तो मैं ब्रेकमैन से पूछ रही थी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि आप जीत जाते हैं। बहुत बहुत मुबारक असरार आपको। जरा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, बहुत अच्छा रहा है। और ये गिदड़ संगी तो इसमें नहीं आती क्योंकि इसमें ना मेहनत बहुत है, क्योंकि रेगुलर एथलेटिक्स का मतलब ये है कि आपने रेगुलर जो है ना ये प्रैक्टिस करनी है। उसमें आप मैराथन हो गई या बिग अल्ट्रा हो गई, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो बिग अल्ट्रा है ना, क्योंकि आपने दिन रात भागना होता है,
और उसमें आपने स्टे भी करनी होती है, फिर आपने होता है जो 42 है जिसका मैं चैंपियन, वो आपने एक ही दफ़ा 2-2.5 घंटे में ना जान छुड़ा लेनी है। अच्छा, ऐसे जान नहीं छोड़नी, ये ज़्यादा मुश्किल है, ये ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि इसमें ना सोना होता है और आपको ये टेंशन होती है कि मैंने क्या खाना है और मैं अगली मतलब रात आ रही है, मैं अभी क्या चीज़ खाऊँ क्या ना खाऊँ। मीठा खाते हो फिर भी काम खराब, ना खाते हो तो डाइट का तो फिर आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। बहुत ज़्यादा इसमें डाइट का है, क्योंकि अगर आप शुगर लो होता है इसमें ना काफ़ी, क्योंकि जागना होता है, रनिंग करनी होती है, तो फिर अगर ज़्यादा मीठा खा लेते हो तो उसमें फिर क्या खाते हैं? ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना। उसमें उबली चावल हम खा लेते हैं, आलू हो गया, क्योंकि एनर्जी हमने बहाल करनी होती है। लेकिन जब कुछ 5, 6, 7, 8 घंटे गुजर जाते हैं ना, फिर दिल करते कोई मीठा कुछ खा ले, वो भी ज़रूरी होता है। अगर वो फिर ज़्यादा खाओ तो फिर वो पूरा सिस्टम जो है ना उससे बड़े मैकेनिकल अंदाज में फिर आपको डेफिनेटली चलना पड़ता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। बिल्कुल, आगे हमारा कंपटीशन भी जो है देखना होता है, क्योंकि पिछले साल आपको पता है कि मैं इसका चैंपियन रहा हूँ, तो इस दफ़ा मेरी कोशिश थी कि हम 50 से आगे जाए। जावेद से भी उनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं। 2021 से आप इसको ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से हुआ? आई बिलीव हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन समटाइम ज़रूरी होता है रिप्लेनिश करना थॉट्स को। तो कहाँ से आगाज़ हुआ, क्या इसके पीछे आइडिया था, एंड देन अभी तक कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अच्छा, ये बेकर अल्ट्रा इज़ काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रेस, जिसमें आपने 6.7 किलोमीटर एक लूप जो है ना डिस्टेंस भागना होता है 1 घंटे में, इन एवरी आवर कंटिन्यूस टिल द लास्ट वन स्टैंडिंग। ये 2011 में लेजरस लेक ने जो है ना उसके बानी हैं, यूएसए में स्टार्ट किया था। तो 2021 में आफ्टर कोविड मेरे दोस्त हैं वकास शेख, हमारे टीम मेंबर हैं, तो उनके जहन में आइडिया आया, वो टॉक टू दी लेजरस लेक ऑन, हमने फ़ोन पे डायरेक्टली बात किया था। अच्छा। तो ये बात सरप्राइज़ कि पाकिस्तान में रनिंग होती है। मैंने कहा पाकिस्तान में तो माउंटेन्स हैं, बहुत अच्छी जगह हैं, तो वी हैव अ गुड कम्युनिटी। तो पहला एडिशन हमारा दिसंबर 2021 में हुआ था, तो लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। इस काइंड ऑफ अ डिफरेंट यूनिक इवेंट जिसमें आप आते हैं, रेस्ट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं होती, आपने तेज़ भागना। इज इट द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान? यस, it is the only event in Pakistan every year. Every year. Yes. ठीक है। 2021 में अभी भी यानी only 21 से आगे onward। इसमें फिर ये यहाँ से 15 जो टॉप एथलीट होते हैं वो फाइनलाइज होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद होती है वर्ल्ड नेशनल चैंपियन होती है, जो हर दूसरे साल होती है पाकिस्तान में, इधर हम ही ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें सिर्फ 15 लोग भागते हैं, और वो 15 लोग जो है ना यानी कि टीम पाकिस्तान के होते हैं, और हर 15 लोग यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ फ्राम ऑस्ट्रेलिया, यूएस, वो अपने यूएस के टाइम के हिसाब से भागते हैं। मोर देन 60 कंट्रीज़ कम्पीट करते हैं। ओके। वहाँ का जो नेशनल चैंपियन होता है वो सेलेक्ट होता है यूएस के लिए। ठीक है। तो 75 जो नेशनल चैंपियन होते हैं वो एक ही दफ़ा फिर हर 2 साल बाद जो है ना वहाँ पे रन करते हैं। पूरा एक लूप है जो आप चला रहे होते हैं साथ इस मैराथन से। ठीक है असरार, आप माशाल्लाह से जीत की तो अब आदत हो चुकी होगी आपको, लेकिन ये बताइए कि इनाम जो है ना वो क्या होता है? इस दफ़ा क्या इनाम? इस अल्ट्रा का विनर जो होता है ना उसका इनाम क्या होता है, या क्या मिला आपको? इसका तो इनाम ये है कि अभी इसमें ना सिलेक्शन हो जाती है ना, अगले जो चैंपियनशिप जैसा जावेद भाई ने बताया 2026 में ना अक्टूबर में होगी, तो इसमें तो हम इनाम नहीं लेते, इसमें हमारी जो है ना सिलेक्शन सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है और अगली मंजिल की तरफ आपका कदम होता है ये। जी उसके लिए जो है ना ये सिलेक्शन होती है। तो इंशाल्लाह जो अगली होगी ना उसमें अगली मंजिल आपकी, वैसे आपके गोल्स क्या है, क्या सोचा है कि यहाँ तक मैंने जाना है? मेरा जिस तरह जावेद भाई ने बताया कि 119 घंटे, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अगले पे मेरी सिलेक्शन हो जाए यूएस में, और मैं वहाँ पे जाऊँ और इंशाल्लाह पूरी तैयारी करके जाऊँ। कि मेरी सोच है कि इंशाल्लाह मैं उसको अबूर करूँ या वहाँ पे जाके मैं खेलूँ, और उसके लिए मैं भरपूर तैयारी करूँ। ये मेरी जो है ना बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, और कंपटीशन वहाँ पे क्योंकि टफ होता है और हर चीज़ है ना, तो मेरी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह करे आपकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी हो। फिर वहाँ पे आके अच्छा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जावेद साहब, लोग बड़े कम हैं पाकिस्तान में इस तरफ रुझान, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी वजह क्या है? कि ठीक है हमारे पास इसरार जैसे लोग निकल कर सामने आते हैं, लेकिन बड़ा कम रुझान है, इसकी क्या वजह है? शुरू से देखें स्कूलों में यहाँ पे ना जो स्पोर्ट्स वाला है ना वो कम है, यानी कि स्कूल से लेके या गांव में या शहरों में ग्राउंड्स आप देख लें कम, बहुत कम है। तो बच्चों को शुरू से ही परवरिश की जाए कि ग्राउंड्स के हवाले से ना
कि स्कूलों में बाहर ग्राउंड्स आम हो और जो स्कूल्स में ना स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट लाजमी हो, तो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो फिर स्पोर्ट्स में हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहेंगे तो ऑटोमेटिक दे विल। अगर दूसरे हम कंट्रीज़ यूरोप की बात करें तो वहाँ पे उनको ऑप्शन दी जाती है, यहाँ पे हमारे यहाँ कम है और स्पेशली ख़वातीन वहाँ पे तो एक्टिविटीज़ बहुत ही कम है। ये तो सन इस्लामाबाद है, बाकी छोटे शहरों में आप देख लें तो बहुत रेयर होगा कि ख़वातीन को कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह द कम्युनिटी इज़ ग्रोइंग। स्पोर्ट्स के हवाले से देख लें या रनिंग में देख लें तो थोड़ी कम्युनिटी ग्रो कर रही है। तो अगर ये होगा कि हर सतह पे जो ग्राउंड की फैसिलिटी होगी ना, तो चाहे वो वॉक करें, जॉग करें, कोई और स्पोर्ट्स हो, तो अगर फैसिलिटी होगी दे कैन अवेलेबल। ऑफ कोर्स फैसिलिटी होगी तभी उनको एक्सपोजर भी उस सिलसिले में होगा ना कि हमारे पास ये वाले ऑप्शंस मौजूद हैं। और मैराथन के बारे में आई बिलीव कि ये आपकी जिस्मानी क़ुव्वत से ज़्यादा ना आपकी नफ्सियात का इम्तहान भी होता है कि आप 27 घंटे 35 घंटे कब तक भाग सकते हैं। इन द एंड ओलंपिक्स आपके गोल्स में शामिल है या नहीं है? ओलंपिक मैराथन में शामिल है, मैराथन में शामिल है। 42 किलोमीटर। ओलंपिक भी होता है कि आपने 2 घंटे 19 मिनट में करनी होती है क्वालिफाई करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 मिनट से बचा हूँ। तो अभी 21 दिसंबर को हो रही है मेजर मैराथन सक्कर में, ठीक है, वो क्वालिफाई है। तो वहाँ पे इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना मैं क्वालिफाई भी करूंगा इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी दुआएं आप किंग बन के निकलें जनाब। हम मैराथन के पाकिस्तान से आप रिप्रेजेंट करें। बहुत शुक्रिया आपका सर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब ये बड़ा ज़रूरी होता है जब भी कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए किसी भी कंट्री के लिए अच्छा काम करते हैं ना, तो हम उनके साथ कुछ एडजेक्टिव्स लगा देते हैं। जैसे असरार के बारे में हमने कहा कि वो किंग बन जाएंगे, इसी तरह से अच्छे कह लें या बुरे कह लें, कुछ नाम जो होते हैं ना वो कुछ जगहों के साथ भी मंसूब कर दिए जाते हैं। जैसे बहुत सारी गलियां ऐसी हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, कि उनके नाम जो है ना उनकी चीज़ों की वजह से पड़ जाते हैं। जैसे रावलपिंडी की बात करते थे, वहाँ पर एक गली है, उसका नाम है गोश्त वाली गली। क्या गोश्त मिलता है वहाँ? वहाँ पर अब तो नहीं मिलता, लेकिन एक वक्त था कि वहाँ पर गोश्त मिला करता था। या कराची का लालू खेत जो है, इसकी स्टोरी मुझे नहीं पता, लेकिन नाम उसका लालू खेत बताया ना आप। लाहौर से, लाहौर में अनार गली, कराची की बात करें मच्छर कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, कोरंगी, लेकिन अभी हम एक गली की बात करें, पिंडी की कमर्शियल मार्केट में ये गली मौजूद है और इसका नाम गोश्त वाली गली है। अब ये गोश्त वाली गली नाम किस तरह से पड़ा है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इस पर रेहान भाई ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले वो देखते हैं। मैं यूरोप में था, जर्मनी में था हुआ, तो दोस्त मेरे ने ये दुकान ली मेरे लिए, जना कि आप यहाँ आके जब आएंगे यहाँ काम कर लें। तो मैंने कहा चलो वेल एंड गुड है यार, आपने ली है, गली का। मैंने कहा दुनिया में तो कहीं भी काम नहीं चलता। कहता मैंने ले ली है दुकान, बस ठीक है छोड़ दो तुम। मैंने कहा ठीक है। जब मैं यहाँ आया देखा तो अल्लाह का शुक्र है, ये गोश्त गली जो है, ये गोश्त गली अल्लाह की रहमत है। इसका नाम इसलिए बन गया गोश्त वाली गली, इधर गोश्त बिकता था। ये मेरे दादा ने खोली थी 1965 में, उसके बाद बड़े भैया आ गए हैं। जो भी दुकान है ना सबके पुराने गाहक हैं, नए गाहक इधर किसी के पास नहीं। बाहर पानी वाला गोश्त बिकता है, तब हमारा पुराना गाहक अभी तक कायम है। जब से हम लोग पैदा हुए हम लोग आते ही रहते हैं यहाँ पे, और अजीब इसलिए नहीं लगता क्योंकि शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, यहाँ के ही रहने वाले हैं, लोकल है हम लोग यहाँ के, तो इसलिए। और दूसरी बात है कि गोश्त वगैरह बहुत अच्छा होता है। शुरू से जो है ना गोश्त गली मशहूर थी, तो अभी तक ये वही गली मशहूर ही चाह रही है गोश्त वाली। इस वजह से इसका नाम जो है गोश्त वाली गली है। कोई भी किसी को कोई ना आप किधर हो तो वो बताएगा मैं गोश्त वाली गली में। यहाँ पर मखसूस 6 या 7 शॉप्स थी गोश्त की, इसलिए जो पुराने दुकानदार हैं वो तो छोड़ के जा चुके हैं। जो उनकी न्यू जनरेशन है वो इस काम को कबूल नहीं करती गोश्त के काम को। अगर आप इसका न्यू नाम दे देते हैं ठीक है ना, तो फिर कस्टमर सारा वाइंड अप हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि इसका नाम चेंज किया जाए। कमर्शियल मार्केट पिंडी में मौजूद इस गोश्त वाली गली की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस गली में हर उम्र और हर क्लास से ताल्लुक रखने वाले अफराद शॉपिंग के लिए आते हुए नजर आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, ना ही खरीदारों को और ना ही दुकानदारों को इस गली के नाम पर कोई एतराज है। वो चाहते हैं कि इस गली का नाम इस मॉडर्न जमाने में भी वही रहे जो बरसों से चला आ रहा है। कैमरामैन मुस्तफ़ा के साथ रेहान अहमद, हम न्यूज़, इस्लामाबाद।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। जब भी बात आती है इंडिया और पाकिस्तान की तो जनाब जो मुकाबला हो उसके अंदर जज्बात जो है ना वो उबल उबल कर बाहर आ रहे होते हैं, और कुछ ऐसा ही हम देख रहे हैं गुज़श्ता दिनों से सोशल मीडिया पर। ऑक्सफोर्ड यूनियन में होने वाले एक मुबाहिसे का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है जो पाकिस्तान और इंडिया के तालिब इल्मों के दरमियान हुआ, और पाकिस्तान ये बहस माशाअल्लाह जीतने में कामयाब हो गया। 27 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में एक जिस उन्वान से ये बहस हुई उसका नाम है इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इज अ पॉपुलर स्ट्रैटेजी सोल्ड एज सिक्योरिटी पॉलिसी। अब मजे की बात यह है कि इसके अंदर वोटिंग भी हुई और वोटिंग में पाकिस्तान जो है ना वो 2/3 अक्सरियत से क्या बात है। ये सिर्फ पाकिस्तानी जूरी ने वोट नहीं किया है, इसमें इंटरनेशनल जूरी भी थी जिन्होंने वोट किया, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने विनर डिक्लेयर किया। पाकिस्तान के स्टूडेंट यूनियन के मौजूदा सदर मूसा हराज, उन्होंने यूनियन के 2 साबिक सदूर अहमद नवाज और इसरार काकड़ के हमरा पाकिस्तानी टीम की क़यादत की, और फिर तीनों तलबा ने मिलकर इंतहाई मुदल्लल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखा, शुरका के सामने रखा, और जब भारतीय तलबा मुबासे में उठाए गए सवालात का उस तरह से जवाब नहीं दे सके तो ज़ाहिर क्लियर ही था कि कौन विनर है। नविश्ता दीवार हो गया ना ये, इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि जो सच बोल रहा है उसी की जीत होगी। हमारे साथ मूसा हराज बजाते खुद मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं और उनसे बात करते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। मूसा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत मुबारक मूसा। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो पर इनवाइट किया और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन ये कोई मेरी जीत नहीं है, हमारे मुल्क के लिए जीत है। और जब मैं प्रेसिडेंट बना था ऑक्सफोर्ड यूनियन का, ऑक्सफोर्ड यूनियन दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस स्पीकिंग इंस्टीट्यूशन है, सबसे प्रेस्टिजियस डिबेट क्लब है, तो वहाँ मेरा जो इरादा था, मेरी जो मोटिवेशन थी ये थी कि मैं देखता था कि स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बाहर के मुल्क में पाकिस्तान की बहुत नेगेटिव इमेज थी और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ और टेररिज्म के साथ एसोसिएट किया जाता था, प्राइमरली क्योंकि यहाँ जितना मीडिया नैरेटिव चलते हैं वो इंडियन लॉबी जो उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा हैं, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ चलते थे। तो मेरा इरादा था कि ऐसी डिबेट हो ताकि हमारी जो मुल्क की नैरेटिव है वो सामने आए, जो इंडिया के नैरेटिव है वो एक्सपोज हो, उनके झूठ सामने आए। तो उस मोटिवेशन के साथ बतौर सदर मैंने ये डिबेट ऑर्गेनाइज की और जो पाकिस्तान टीम थी उसको मैंने चेयर किया, उसका मैं हेड था, और मैंने पाकिस्तान के डिफेंस में और इंडिया के खिलाफ सबसे पहले जो ओपनिंग स्पीच थी वो मैंने दी। तो ये मेरे लिए सिर्फ खुशी की बात नहीं, बट हमारे पाकिस्तान के लिए मैंने किया, हमारे कौम के लिए फख्र की बात है कि हमारी जो नैरेटिव है वो सामने आया और दुनिया को पता चलेगी। जो बिल्कुल, आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप क्रेडिट के भी मुस्तहिक हैं, आपको क्रेडिट और आपके जो मेंबरान थे दीगर उनको भी क्रेडिट जितना दिया जाए वो कम है। अच्छा मूसा, थोड़ा सा बताएं कि कौन से ऐसे पॉइंटर्स थे, कौन से ऐसे निकात थे जिन पर आपने फोकस किया कि इस पर बात करनी है और वही ऐसी सच साबित हुआ कि वो सामने वाला जो झूठ है वो बेनकाब हो गया? देखिए, इसमें जो मेन पॉइंट था मेरा वो ये था कि इंडिया जो कहता है बार बार पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान में टेररिज्म एक्सेट्रा, ये इनको सिर्फ तब याद आता है जब इनके मुल्क में इलेक्शन होता है। तो ये तो सरासर सबसे वाजिया चीज है कि अगर आप जब भी स्ट्राइक्स आपकी होती हैं, जब भी मोदी की याद आती है कि सर उसको नफरत है इन लोगों से, तो तब होता है जब इलेक्शन कमीशन इंडिया का अपना स्केड्यूल निकालता है। तो इसके पीछे वाजिया है, एक फैशिस्ट रेजीम है जो अपनी इनकॉम्पिटेंस के लिए कोई जवाब नहीं दे सकते, तो उन्होंने 2 दुश्मन बनाए हुए हैं। एक दुश्मन है जो इंडिया के अंदर मुसलमान है और दूसरा दुश्मन है जो इंडिया के बाहर है पाकिस्तान, जिसको वो ब्लेम करते हैं हर अपने फेलियर के लिए, हर अपनी कोताही के लिए, हर अपनी एक्सक्यूज के लिए। और ये इन्होंने पॉइंट बनाया और ये तो डेफिनेशन है फैशिज्म और पॉपुलिज्म की। और ये अब वाज़ेह नजर आता है ना कुछ एक्शन से, आपने एक शेड ऑफ एविडेंस नहीं दिया, आपने एक क्रेडिबल एविडेंस किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं दिया, यूनाइटेड नेशंस को नहीं दिया, आपके डिप्लोमेट्स ने फोन नहीं किया, उसके बावजूद विदाउट एनी शेड ऑफ एविडेंस आपने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान पीछे था पहलगाम अटैक के, और आपने उस बेसिस पे स्ट्राइक्स लॉन्च की। तो ये तो एक रेकलेस कंट्री जो कंप्लीटली इंटरनेशनल नॉर्म्स, दुनिया के जो नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के नॉर्म्स, उनके खिलाफ आपने किया। इंडस वाटर ट्रीटी जो पानी जो एक बुनियादी हक है वो 3 जंग सर्वाइव कर चुकी है, आपने वो सस्पेंड कर दी। तो ये तो एक फैशिस्ट रेजीम के टैक्टिक्स हैं जो कि बिल्कुल जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट अपनी आवाम को बेवकूफ बना लेती है, आपका जो ओपोनेंट था वो वहां पर मौजूद ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बना सका? तो नजर नहीं आया आपको रिजल्ट से 2/3 हम जीते हैं। That's why I'm asking you कि इसके ऊपर थोड़ा सा जरा चर्चा कीजिए। वो देखिए किसी को ऑक्सफोर्ड दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है,
ठीक है, ये इनके लिए बहुत आसान है। इंडियंस जो हैं, जो इंडियन नैरेटिव है, ये जाके अगर अपने स्टेट मीडिया पे, जहाँ वो बीजेपी के जेबों में उनके एंकर हैं, उधर जाके ये नैरेटिव्स फैलाएं तो इनके लिए आसान है। पर ये नैरेटिव्स ऑक्सफोर्ड की पढ़ी लिखी आवाम के आगे फैलाना बहुत मुश्किल है। वहां आके जब ये झूठ अपने बयान करें तो बहुत वेरी डिफिकल्ट। और एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत मैंने वहाँ रेज किया, और हमारी जो मेंबर्स थे, हाउस था, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि मोदी को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं देखना, बल्कि हम देखें नेतन्याहू के, इजराइल के जो एक्शंस हैं, वो अपने नेतन्याहू अपनी कुर्सी की खातिर अरबियों को और फलस्तीन में जो हमारे बहन भाई हैं उनके खिलाफ कितना उसने तशद्दुद किया, और वो करता है ताकि, और वो भी सिक्योरिटी की बेसिस पे करता है, वो भी सेम एक्सक्यूज बनाता है, और उसने उस वजह से अपनी कुर्सी बरकरार रखी हुई है। और मोदी सेम करता है इंडिया में, उसने मुसलमानों के खिलाफ ये नैरेटिव्स, ये झूठ, ये नफरत फैला के वो करता है, और वो उसकी बुनियाद पे अपनी कुर्सी में बैठा हुआ है। और मैंने पॉइंट रेज किया अपने हाउस में और मेंबर्स को कि ये जो नफरत की सियासत है, इसकी अगर आग इनको लगता है मोदी को और उसकी रेजीम को कि ये सिर्फ अपने हमसाए मुल्क में या बॉर्डर के पार लगाएंगे तो इनके साथ तो ये ठीक हो जाएगा, ये आग इनके घर में वापस आएगी, इनके घर के अंदर लगेगी। और जब भी आग इनके घर के अंदर लगेगी तो ये इनके इदारों को, हर चीज को बर्बाद करेगी। ये कोई राज भी नहीं रहा है ना मूसा, और वो जो इंडियन आवाम है वो भी इस चीज को अब समझ रही है, उनको नजर आ रहा है। और लास्ट जो एक इंसिडेंट हुआ नई दिल्ली में, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके ऊपर भी उनकी सवाल उन्हीं से किया कि भाई ये अब किसके ऊपर इल्जाम आप लगाना है कि कोई इलेक्शन होने वाला है तो उसके जवाब में ये ब्लास्ट हमें नजर आ रहा है। लेकिन मूसा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, एंड वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक। बड़े अच्छे तरीके से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मूसा हिराज जनाब आपके सामने मौजूद थे, उनसे हमने और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना है। वक्त हो चुका है खत्म प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।